पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पैसा क्या है, पैसा किस लिए बनाया जाता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पैसा आया कहाँ से, इसमें कौन कौन से बदलाव हुए और हम जो ये आज की फिएट मनी यूज़ करते हैं वहाँ तक हम कैसे पहुँचे। पैसा कब, कहाँ और कैसे आया और इसमें कौन कौन से बदलाव हुए, इस पर दावा लगाना बहुत ही मुश्किल है और ये एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है, क्योंकि हिस्ट्री लिखने से पहले बहुत साल पहले ही पैसों में बहुत सारे बदलाव हो चुके थे। माना जाता है कि 5300 साल पहले हिस्ट्री एक डॉक्यूमेंट्री के हिसाब में लिखना शुरू हुआ था, लेकिन उससे पहले की इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी भी मौजूद नहीं है। मैंने इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च और स्टडी की है और आज आपको पैसों की हिस्ट्री के ऊपर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जिसे आपको एक बार देखना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो हम शुरू करते हैं बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम 6000 BC यानी लगभग 8000 साल पहले स्टार्ट हुई थी। माना जाता है ये दुनिया की सबसे पहली सिस्टम है जिसे मेसोपोटामिया ट्राइब्स ने इंट्रोड्यूस किया था। जैसा कि हमने पहली वीडियो में देखा कि ये एक ऐसी सिस्टम है जिसे बिना पैसों के लेन देन या फिर ट्रांजैक्शन किया जाता है। लगभग 2500 BCE यानी 4522 साल पहले बहुत सारे देश अपने अपने बार्टर सिस्टम से हटकर कमोडिटी मनी में शिफ्ट हो रहे थे। कमोडिटी मनी मतलब एक ऐसा पैसा जिसकी अपने आप में कोई वैल्यू होती है। कमोडिटी मनी मतलब एक ऐसी वस्तु जिसकी अपने आप में कोई वैल्यू होती है, जिसे अपन एक इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। कमोडिटी मनी कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी वस्तु हो सकती है। जैसे ये मोबाइल, ये भी एक कमोडिटी मनी हो सकता है। अगर मुझे कोई कर्टन चाहिए या कोई टॉवेल चाहिए तो मैं ये मोबाइल दे के वो ख़रीद सकता हूँ या फिर वो उससे ले सकता हूँ। अगर ये मोबाइल की कोई वैल्यू नहीं है तो इससे कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये मोबाइल बंद भी पड़ जाता है तब भी इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। मैं इसका डिस्प्ले निकाल के बेच सकता हूँ, उससे कुछ मुझे पैसे मिल सकते हैं, या फिर इसकी मेमोरी को मैं बेच सकता हूँ, मेमोरी कार्ड जो आता है उससे कुछ पैसे मिल सकते हैं, या फिर इसकी बैटरी को मैं बेच सकता हूँ। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो एक पेपर वेट का काम करेगा। तो उस समय कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी अपने आप में एक वैल्यू थी और जिसकी डिमांड बहुत सारे जगह पे चल रही थी। तो उस चीज़ों की डिमांड बढ़ने के कारण और उसकी उपयोगिता के कारण लोगों ने उसे एज अ मनी के रूप में स्वीकार कर लिया था। और ये वस्तुएं ऐसी थी जिसका मिलना या फिर उसे प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल था। जैसे कि मवेशी, ब्राज़ील में कौड़ी, लकड़ी, शक्कर, कोकोआ और कपड़े एज अ कमोडिटी मनी की तरह यूज़ कर रहे थे। नमक एक और कमोडिटी मनी थी जिसे प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल था। शायद काफ़ी लोगों को ये नहीं पता, लेकिन जैसे आपको तनख्वाह के तौर पर पैसे मिलते हैं, वैसे ही उस समय जब लोगों को तनख्वाह या फिर सैलरी दी जाती थी तब उन्हें नमक दिया जाता था। तो जब ये कमोडिटी मनी चल रहा था तभी हमारे ज़माने के मॉडर्न शब्द विकसित हुए, जैसे कि पैकिनिया, पैकिलियो। ये शब्द आए थे लैटिन वर्ड पेकस से। कैपिटल, ये शब्द आया था लैटिन वर्ड कैपिटा से। वैसे ही सैलरी, ये शब्द आया था लैटिन वर्ड सैलरियो से, जिसे नमक यानी साल्ट से जोड़ा जाता है। जब मैं रिसर्च कर रहा था तब बहुत सारी वेबसाइट ने यह दर्शाया कि द पेकुनिया लैटिन वर्ड मनी को दिया गया है, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट ने यह दावा किया कि मनी शब्द लैटिन वर्ड मोनेटा से आया है, जिसे रोमन देवी जूनो को दिया गया था जब रोमन्स ने पहली बार 300 BCE यानी 2300 साल पहले सिक्के बनाना शुरू किया था। जब रोमन्स ने सिक्के बनाने शुरू किए थे तब वो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में बनाए जाते थे और उसे दिनारियस इस नाम से बुलाया जाता था। जैसे कि आज हम पैसों की कीमत उस पर लिखे गए नंबर से कैलकुलेट करते हैं। जैसे 500 की नोट अधिक वैल्यूएबल है 100 के नोट से और 100 की नोट अधिक वैल्यूएबल 10 के नोट से, वैसे ही गोल्ड कॉइन अधिक वैल्यूएबल था सिल्वर कॉइन से और सिल्वर कॉइन अधिक वैल्यूएबल था कॉपर कॉइन से। जब से कॉइन का दौर शुरू हुआ था तभी से ट्रांजैक्शन बहुत ही आसान हो चुकी थी, क्योंकि कॉइन बनाते समय उसके साइज़, उसके शेप और उसके वज़न को ध्यान में रखकर उस कॉइन को बनाया जाता था।
हर एक कॉइन के ऊपर एक अलग तस्वीर होती थी जो इस कॉइन को वैल्यू देती थी, और उस वैल्यू के हिसाब से बाकी सारी चीज़ों को भी वैल्यू दे दी थी, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन करने में आसानी हो सके। लेकिन बाद में इसमें भी दिक्कतें आने लगी, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही थी वैसे वैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे, और इतने सारे कॉइन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना दैट इज़ इम्पॉसिबल था, और ये काफ़ी रिस्की भी था। और कई कई जगह पे ऐसा भी था कि जब कोई एक बड़ी डील क्रैक हो रही थे तो इसमें इतने बड़े कॉइन्स को लेकर ट्रांजैक्शन करना ये भी एक अनकन्वीनियंट सिचुएशन थी। तो इस सिचुएशन या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बैंक नोट से निकाला गया, जिसे प्रॉमिसरी नोट्स से भी पहचाना जाता है। प्रॉमिसरी नोट्स मतलब एक ऐसी नोट होती है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है और वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है। ये वैसा ही काम करता है जैसे कोई गोल्ड, सिल्वर या फिर कॉपर कॉइन देकर काम करता है, लेकिन एक पेपर फॉर्मेट में। जैसे आज की मॉडर्न बैंक काम करती है, वैसे ही उस समय की सरकार या फिर राज्य के राजाओं के देखरेख में ये काम होता था। वो डिपॉजिटर से कॉइन्स ले लेती और उस हिसाब से वो बैंक नोट्स उसको प्रोवाइड करती थी। चाइना सबसे पहले कंट्री थी जिसने ये बैंक नोट या प्रॉमिसरी नोट या फिर ये पेपर करेंसी की शुरुआत 7th सेंचुरी यानी 600 to 700 AD यानी आज से लगभग 1300 साल पहले शुरू की थी, और इसे बाद में 15th सेंचुरी में बंद कर दिया था। अब इसके पीछे कारण ये था कि जब कोई इंसान अपने गोल्ड या सिल्वर कॉइन्स उस राज्य या फिर उस बैंक में डिपॉजिट करता था तो उसके बदले में उसे बैंक नोट मिलता था। अब वो जमा किया गया पैसा स्टोर रूम में रख दिया जाता था, और जब कोई बैंक के पास या उस सरकार के पास बैंक नोट लेके आता था तो उस हिसाब से उस स्टोर रूम से पैसे निकाल कर उसे वो सिक्के दे दिए जाते थे। अब उस स्टोर रूम को मैनेज करने के लिए कई लोगों को अपॉइंट भी किया था। तो बाद में पता ये चला कि जिन लोगों को अपॉइंट किया था उसमें से कई लोग इन सिक्कों में से थोड़ा थोड़ा गोल्ड चुरा रहे थे या फिर निकाल रहे थे, और बाद में उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे थे। अब ये इतना थोड़ा था कि उसके वज़न में फ़र्क ही नहीं समझ में आ रहा था, और बाद में लोगों को ये फ्रॉड समझ में आने के बाद, काफ़ी देर बाद ये फ्रॉड समझ में आने के बाद लोगों ने बैंक में अपने सिक्के या फिर गोल्ड कॉइन रखना बंद कर दिया। जब पेपर करेंसी बंद हो गई तो वापस से गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स एक ट्रांजैक्शन में आ गए। लेकिन अब सवाल ये उठने लगा था कि ये गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स कब तक चलेंगे, क्योंकि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये एक नेचुरल रिसोर्स है और एक लिमिटेड मात्रा में इस धरती पर पाया जाता है। ऊपर से ये ज़मीन के इतने नीचे गड़े हुए हैं कि उसे बाहर निकालने के लिए बहुत सारा समय, बहुत सारे एफर्ट्स और बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ये नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तब क्या होगा? ऊपर से बढ़ती पॉपुलेशन के साथ हम इतना सारा गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कहाँ से लाएंगे जो इन सबकी डिमांड भी पूरी कर सके, वो इतनी मुबलक मात्रा में अवेलेबल भी हो और इसका फ्लो भी बना रहे। ऊपर से तब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी होता था, और तब गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी किया जाता था और उसे चुराया भी जाता था। तो इसका इफ़ेक्ट सभी उस कंट्रीज़ पर पड़ रहा था जिनके पास गोल्ड रिजर्वेशन सबसे कम थे। इस सभी का सॉल्यूशन सभी कंट्रीज़ ने अपनी अपनी एक नई पेपर करेंसी से निकाला, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता है। ये मॉनेटरी सिस्टम 1870 से शुरू हुई थी। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब ये कि आज का जो गोल्ड का और सिल्वर का करंट रेट रहेगा उस हिसाब से इस पेपर में करेंसी की कोई वैल्यू रहेगी। मतलब इस पेपर करेंसी की भी अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर अपने आप में एक वैल्यू थी। उस हिसाब से कई कंट्रीज़ ने गोल्ड स्टैंडर्ड और कई कंट्रीज़ ने सिल्वर स्टैंडर्ड को अपनाया। यूएस ने 10 ग्राम सोने की कीमत $500 रखी थी। उस हिसाब से $1 0.02 ग्राम गोल्ड से बैक्टअप था। उसी तरह ब्रिटिश इंडिया, चाइना, हांगकांग, फिलीपाइंस ने सिल्वर स्टैंडर्ड को अपनाया था। जब गोल्ड स्टैंडर्ड का दौर था तब आपको गवर्नमेंट से ये गारंटी दी जाती थी कि आपके पास जो पेपर करेंसी है, आप उसे अगर बैंक में जमा करते हो तो उसके अगेंस्ट उस वैल्यू का गोल्ड आपको दिया जाएगा। गोल्ड स्टैंडर्ड से पूरी दुनिया में एक स्टेबिलिटी थी।
कोई भी इन्फ्लेशन नहीं था और कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट उसके ट्रेजरी में रखे गए गोल्ड या सिल्वर के ऊपर कोई भी करेंसी नहीं छाप सकती थी। मतलब अपने हिसाब से वो गवर्नमेंट पैसा नहीं छाप सकती थी। इसे सीधे सीधे शब्दों में समझे तो गरीब से लेकर अमीर तक सब लोग सेफ थे। लेकिन फिर 15 अगस्त 1971 में यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ये एक डिसीजन लिया। उन्होंने ये घोषणा की कि आज से यानी 15 अगस्त 1971 से यूएस डॉलर कोई भी गोल्ड या सिल्वर से बैकअप नहीं रहेगा। पेपर करेंसी सिर्फ पेपर करेंसी रहेगी और उसका गोल्ड या सिल्वर से कोई लेना देना नहीं रहेगा। और उसी एक डिसीजन से एक नए मॉनेटरी सिस्टम का जन्म हुआ जिसे फियाट मनी से नाम के हम जाना जाता है। फियाट मनी एक प्रकार से सरकार ने जारी की गई एक ऐसी करेंसी है जो ना तो कोई गोल्ड या सिल्वर या फिर कोई कमोडिटी वस्तु या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु से बैकअप है। ये एक ऐसी करेंसी है जिसे प्रिंट, डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर गवर्नमेंट ने किया गया है। जैसे ये शर्ट, ये हेडफोन्स या फिर ये चश्मा या फिर कोई भी अन्य वस्तु हम फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं, उसी तरीके से इस पैसे को मैन्युफैक्चर किया गया है। इसके रूल्स गवर्नमेंट ही बनाता है और इसे बदलने का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को ही है। ये कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है और ना ही ये कोई कीमती वस्तु है। इसकी गवर्नमेंट भी कोई गारंटी नहीं लेता और इसकी अपने आप में यानी इसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू भी नहीं है। ये एक ऐसा पैसा है जो फैक्ट्री में बनाया जाता है और जिसे ना ही बनाने के लिए कोई ज़्यादा रिसोर्स, समय या फिर मेहनत लगती है। ये गवर्नमेंट ने बनाया गया एक ऐसा मटेरियल या फिर एक कागज़ का टुकड़ा है जिसे डिज़ाइन किया गया है और उस पर यह सीरियल नंबर दिया गया है और इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन ये जो कॉइन आप देख रहे हो इसकी एक वैल्यू है क्योंकि ये एक मेटल से बना है, तो इसकी अपने आप में यानी एक इंट्रिंसिक वैल्यू ज़रूर है। तो दिन रात आप जो मेहनत करके ये पैसा कमाते हो, वास्तविक तौर पर इसका कोई मूल्य है ही नहीं। ये वक्त के साथ अपना मूल्य खोता जाता है। ये एक बना बनाया सिस्टम है जिसे सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल करता है और इसकी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इसे मैनेज किया जाता है। ये एक ऐसा पैसा है जिसकी वजह से हम इतनी जो महंगाई अभी बढ़ रही है उसका सामना हम कर रहे हैं और आज जो फाइनेंशियल सिस्टम की जो फंक्शनलिटी बिगड़ी है उसके पीछे भी ये फियाट मनी ही है। लेकिन हम इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने बनाए गए इस करेंसी को इस देश के सभी लोगों ने एज अ मनी के रूप में स्वीकार कर लिया है और इसके बिना हम किसी के साथ भी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो सवाल ये आता है कि आप अपनी खुद की करेंसी बना सकते हो या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, आप अपनी खुद की करेंसी बना सकते हैं, उसे यूज़ भी कर सकते हैं एज अ सप्लाइंग समथिंग फॉर द डिमांड। और ये करेंसी कुछ भी हो सकती है, लेकिन बतौर शर्त ये है कि जैसे आपने उसे करेंसी यानी एज अ मनी के रूप में स्वीकार किया है, वैसे ही सामने वाले या फिर कई और लोगों को उसे एज अ करेंसी या फिर मनी के तौर पर स्वीकार करना होगा। जब तक ये दोनों सिमिलरिटी एक साथ नहीं आ जाती तब तक आप इससे कुछ भी खरीद नहीं सकते और इससे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। इसका जीता जागता उदाहरण है बिटकॉइन, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है। यह मॉडर्न दुनिया की एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी हुई एक ऐसी करेंसी है जिसे दुनिया भर के लोगों ने एज अ करेंसी या फिर एज अ मनी के रूप में स्वीकार किया है। ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो कि रिकॉर्ड स्टोर करना, खरीदना, बेचना और बिटकॉइन जैसे कॉइन्स और उसके रिकॉर्ड को स्टोर करने का काम करता है। ये टेक्नोलॉजी कंप्यूटर सिस्टम में एक छोटे छोटे बॉक्स से बनाई गई है और इसकी बहुत बड़ी चेन है। हर एक बॉक्स में एक यूनिक सीरियल नंबर का बिटकॉइन या फिर कोई और कॉइन छुपा हुआ है जिसे प्राप्त करने के लिए या फिर उस बक्से को अनलॉक करने के लिए किसी यूज़र को बहुत ही क्रिटिकल मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, तभी उसमें से छुपा हुआ कॉइन वो प्राप्त कर सकता है। ये बक्सा ढूंढना, उसे सॉल्व करना
अनलॉक करना और उसमें से बिटकॉइन या फिर कोई और कॉइन ढूंढ के निकालना ठीक ऐसा ही है जैसे हम गोल्ड सिल्वर को माइन करके ज़मीन पर बाहर निकालते हैं। इसे ब्लॉकचेन की भाषा में माइनिंग करना कहते हैं, लेकिन डिजिटली। इसकी शुरुआत 3 जनवरी 2009 को शुरू हुई थी, लेकिन पहले इसे किसी ने भी एज अ करेंसी या फिर मनी के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी बढ़ती गई और लोगों ने भी इसे एज अ करेंसी या फिर मनी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। 2010 में एक बिटकॉइन की कीमत $0.30 थी और आज एक बिटकॉइन की कीमत $99,000 से भी ऊपर है। तो ये इतना कीमती क्यों है? इसका पहला कारण है कि लोगों ने की गई एक्सेप्टेंस और इसकी बढ़ती गई डिमांड। दूसरा कारण ये है कि ये एक यूनिवर्सल करेंसी है, यानी अगर आज मैं यहाँ पे बैठे हुए कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदता हूँ और किसी बाहर देश में जाके उससे ट्रांजैक्शन करने के लिए ट्राई करता हूँ तो सामने वाला इंसान वो एक्सेप्ट भी करेगा, क्योंकि उसने इस क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया है एज अ मनी के तौर पर। लेकिन ये 10 रुपये मैं सिर्फ इंडिया में ही इससे कुछ खरीद सकता हूँ, लेकिन बाहर के देश में जाकर मैं ये एज अ सप्लाई के तौर पर ये पैसे अगर प्रोवाइड करूँगा किसी और को तो ये इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे बैठे हुए इंसान या फिर उस देश में बैठे हुए इंसान ने उसकी करेंसी को एक्सेप्ट किया है, ये वाला नहीं। इसके पीछे और एक कारण है कि ये डिजिटली गोल्ड ढूंढने के बराबर है, क्योंकि इस कॉइन को ढूंढना, उसके कैलकुलेशन को सॉल्व करना, उसे प्राप्त करना और इस सब को करने के लिए बहुत सारा समय, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारे रिसोर्सेस लगते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जहाँ पर लोगों ने लाखों रुपए खर्च करके कंप्यूटर्स की फैक्ट्री या फिर डाटा सेंटर्स बनाए हैं इस क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए। जैसे कि गोल्ड और सिल्वर एक लिमिटेड मात्रा में इस धरती पर पाए जाते हैं, वैसे ही 1,99,00,000 और 12,000 बिटकॉइन एग्जिस्ट करते हैं। इसकी वजह से ये एक लिमिटेड रिसोर्स बन गया है, जिसकी वजह से इसकी कीमत बढ़ती गई। दूसरा कारण और इसके पीछे हो छुपी हुई सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई भी गवर्नमेंट इसे नहीं बनाती, ना तो इसे कंट्रोल करती है और ना ही इसके रूल्स को बनाने या फिर बदलने का काम और अधिकार गवर्नमेंट को है। ये सिर्फ दुनिया भर के लोगों के इंटरेस्ट और डिमांड के ऊपर काम करता है, यानी ऑन सप्लाई एंड डिमांड बेसिस पर ये काम करता है। अगर हम 2010 में देखें और अभी के देखें तो आज बिटकॉइन गोल्ड से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है, और अगर हम इसकी फ्यूचर की बात करें तो इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये किसी भी देश की जीडीपी को काट सकता है। बिटकॉइन जैसी और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट करती है, जैसे कि डॉज कॉइन, XRP, इथेरियम, सोलाना एक्सेट्रा। तो आज के लिए हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिए, ताकि आप मेरी अगली ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस न कर पाए। थैंक यू।